पेश है कहानी यंत्र मानव का 11वां हिस्सा। पीटर और रंजीत नाव में बहते हुए एक टापू के किनारे जा पहुंचे और जब उन लोगों की सुबह आंखें खुली तो ये देखकर कि वो टापू के किनारे हैं, वो खुशी से झूम उठे। उन लोगों ने आगे बढ़ने का फैसला किया। वो वहाँ से किसी इंसानी बस्ती में निकल जाना चाहते थे, जहाँ से वो शहर की ओर जाते और फिर देश से बाहर चले जाते। इसी इरादे से वो वहाँ से निकलना चाहते थे, मगर रात भर भूखे रहने के कारण उनमें चलने की ताकत न थी। उन लोगों ने आसपास के पेड़ पौधों से कुछ खाने पीने के लिए फल फ्रूट का इंतजाम किया। खा पीकर उन लोगों ने चलना शुरू किया। वो लोग सारा दिन उसी जंगल की ओर चलते रहे। वो टापू में जितना अंदर चलते जा रहे थे, टापू का जंगल उतना ही खतरनाक और भयानक होता जा रहा था। बड़े बड़े दरख्त जो आसमान से आने वाली सूरज की रोशनी को रोक रहे थे, काफ़ी भयानक लग रहे थे। लंबे चौड़े पेड़ पौधे इस दुनिया के नहीं लग रहे थे। चारों ओर ऐसी ऊंची ऊंची झाड़ियाँ, बड़े बड़े पेड़ देखकर दोनों काफ़ी भौचक्के थे। पीटर कहने लगा, यार ये पेड़ कितने बड़े हैं। इस पर रंजीत ने कहा, है तो बहुत बड़े। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर इंसान कम आता जाता होगा और इस वजह से पेड़ पौधों को कोई नुकसान भी नहीं हुआ होगा। खैर, हमें तो बस यहाँ से आगे निकलना है। इसी तरह से वो जंगल का नज़ारा लेते हुए आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे वो अंदर जा रहे थे, वैसे वैसे जंगल और भी खतरनाक और भयानक होता जा रहा था। देखने मात्र से ही उन दोनों की रूहें कांप रही थी, मगर किसी तरह हिम्मत बांधकर वो दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें आधे दिन से ज़्यादा का समय हो गया। थकान के कारण वो एक पेड़ के सहारे पर रुक गए। वहाँ बैठकर वो आराम फरमाने लगे। पीटर ने एक बार फिर रंजीत से कहा, यार रंजीत, हम इतनी दूर निकल आए मगर हमें दूसरा किनारा नहीं मिला और यहाँ पर कोई दूसरा इंसान भी नहीं मिला। रंजीत ने कहा, चिंता मत करो, हो सकता है ये जजीरा बड़ा हो और इंसानी बस्ती थोड़ी दूर हो। हमें थोड़ा आगे जाना होगा। ये कहकर दोनों खामोश हो गए। रंजीत ने चारों ओर जंगल की ओर अपनी नज़रें घुमाई। कहने लगा, ये जंगल बहुत ही भयानक लगता है, आम जंगलों से बहुत ही ज़्यादा भयानक। बड़े बड़े पेड़ हैं, बड़े बड़ी डालियाँ और पत्ते, लगता ही नहीं कि ये इस दुनिया के हैं। ये कहकर वो भी खामोश हो गया और थोड़ी देर के बाद दोनों को झपकी लग गई। फिर कुछ देर के बाद रंजीत की आंखें खुली। उसने पीटर को भी जगाया और फिर दोनों वहाँ से चल पड़े। झाड़ियों के दरमियान से निकलते हुए वो लोग आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में जो कुछ भी मिलता वो खा लेते और फिर आगे बढ़ते। इस तरह से उन लोगों ने सारा दिन काट दिया, मगर चलते चलते उन्हें कोई भी रास्ता ना मिला। चलने के कारण बहुत ज़्यादा थकान हुई। थकान होने के कारण उनमें आगे बढ़ने की ताकत ना रही। एक जगह पर रंजीत का पैर फंसा और वो गिरते हुए बचा। जब पीटर ने उसे संभाला और देखा तो रंजीत का पैर एक इंसानी अस्थि के अंदर फंसा हुआ था। ये देखकर दोनों खौफजदा हो गए। पीटर कहने लगा, यार ये इंसानी अस्थि यहाँ क्या कर रही है। इस पर रंजीत ने कहा, हो सकता है कि हमारी ही तरह कोई इंसान यहाँ आया हो और बेचारा यहीं मर गया हो। इस पर पीटर कहने लगा, मगर ये तो डराने वाली बात है। अगर ये यहाँ पे मरा है तो मरने का कोई तो कारण रहा होगा। हो सकता है कि इसे कोई किनारा ना मिला हो। इस हिसाब से क्या हम लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। उसकी बात पर रंजीत ने कहा, ज़रूरी नहीं कि इसी कारण से मरा हो सकता है इसकी मरने की वजह कुछ और रही हो सकता है कि ये हमारी ही तरह कोई मुजरिम हो जो जख्मी हालत में यहाँ पर आया हो और खून बहने के कारण मारा गया हो, या किसी जंगली जानवर ने इसे मार दिया हो। बहरहाल हम लोग अगर यही सब सोचते रहें तो यहीं पर बैठे रह जाएंगे। हमें आगे निकलना होगा। ये कहकर वो लोग वहाँ से आगे निकलने लगे, लेकिन फिर एक बात ने रंजीत का ध्यान उस पिंजर की ओर खींच दिया। रंजीत बैठकर उस इंसानी ढांचे को देखने लगा।
पीटर ने कहा, अब क्या हुआ? रंजीत कहने लगा, जरा गौर से देखो, ये पिंजर हरे रंग का है। इंसानी पिंजर, इंसानी हड्डियाँ, ये सब सफ़ेद होती हैं, लेकिन इस पे हरा रंग क्यों है? कहीं ये नकली तो नहीं? अरे असली नकली का चक्कर छोड़ो, यहाँ से चलो। उसके कहने पर रंजीत उठकर वहाँ से चल दिया। दोनों लोग थोड़ा सा आगे गए, मगर अंधेरा होने के कारण वो लोग एक जगह पर रुक गए। वो एक बड़े से दरख्त के पीछे टेक लगाकर बैठ गए। थकान के मारे दोनों का बुरा हाल था। रंजीत ने पीटर से कहा, हम लोगों को कल फिर से इसी दिशा में बढ़ना होगा। हो सकता है कि कल हमें इंसानी बस्ती मिल जाए। पीटर कहने लगा, मगर मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर इंसानी बस्ती ना मिली तो? रंजीत कहने लगा, ये रास्ता हमें कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंचाएगा। हम लोगों को इंसानी बस्ती मिलेगी। वो लोग अभी ये बातें कर ही रहे थे कि तभी उन लोगों को वहाँ पर किसी की सरगोशियाँ सुनाई दी। ये सुनकर दोनों खामोश हो गए। रंजीत बोला, यहाँ पर कोई है। इस पर पीटर कहने लगा, हो सकता है कि कोई जानवर हो। रंजीत ने कहा, तुम्हारी बात सही है, ऐसा भी हो सकता है। हम लोगों को खामोश रहना होगा और देखना होगा कि कौन है आसपास। वो लोग बड़ी खामोशी से दरख्त के पीछे छिपकर आसपास देखने लगे। आवाज़ थोड़ी सी दूर से आ रही थी। रंजीत ने पेड़ की आड़ से दूसरी ओर देखा तो उसे झाड़ियों में कुछ हरकत महसूस हुई। उसने पीटर को बताया तो वो भी देखने लगा। फिर उन लोगों ने देखा एक अजीब सा वजूद झाड़ियों के पीछे से निकलकर सामने आ रहा था। वो लोग खामोशी से उसे देखने लगे। कुछ देर के बाद वो वजूद वहाँ से निकलकर झाड़ियों से बाहर आ गया। ये वजूद किसी इंसानी शरीर जैसा लग रहा था, जिसके बड़े बड़े बाल थे जो उसके कंधे तक जा रहे थे। ये देखकर पीटर ने कहा, ये तो कोई इंसान लगता है। रंजीत कहने लगा, मगर ये इतनी रात में यहाँ क्या कर रहा है? हो सकता है कि ये भी हमारी तरह भटक गया हो। रंजीत कहने लगा, हो सकता है, मगर हमें थोड़ी देर यहाँ पर रुककर देखना चाहिए। कहीं ये कोई आदिवासी तो नहीं जो हम पर हमला कर दे। तो फिर पीटर ने कहा, अगर ये आदिवासी है तो फिर हम लोग क्या करेंगे? रंजीत कहने लगा, हम लोग इसका पीछा कर सकते हैं। हो सकता है कि ये अपनी बस्ती में रहता हो, वहाँ जाकर हमें इसके बारे में मालूम हो। अभी हम कुछ कह नहीं सकते, पहले हम देखते हैं कि यह असल में है कौन। वो लोग चुपचाप वहीं पर खड़े उस अजीब से हेवले को देखते रहे। कुछ देर के बाद उन्होंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। ये आवाज़ एक खतरनाक जानवर की लग रही थी। वो लोग खामोशी से पेड़ के पीछे से सब देखते रहे। आवाज़ सुनकर वो हेवला भी इधर उधर अपनी नज़रें घुमाने लगा था। चौकन्ना होकर वो एक जगह पर खड़ा था। कुछ ही पल में पीटर और रंजीत ने देखा कि वहाँ पर एक भयानक सा रीछ निकलकर उस हेवले के सामने आ गया और उसने कुछ ही पल में उस पर हमला कर दिया। ये देखकर दोनों को बड़ी हैरानी हुई कि उस हेवले ने अपने एक हाथ से ही रीछ को इस तरह से पटका जैसे कि धोबी कपड़े धुलते समय कपड़ों को पटकता है। उसने 2-4 पटक में ही उस रीछ को मौत के घाट उतार दिया और फिर उस पर अपने दांत गड़ाकर उसका मांस नोचकर खाने लगा। ये नज़ारा देखकर वो दोनों कांप से गए। उस अजीब से हेवले ने अपनी एक हाथ से रीछ की गर्दन अपने दूसरे हाथ में ले ली, यानी कि उसकी गर्दन उखाड़ दी और उसकी गर्दन उखाड़कर उसके सिर को खाने लगा। धीरे धीरे करके वो उसके पेट को फाड़कर उसके कलेजे को निकाल कर भी खाने लगा। कुछ देर यूँ खाते रहने के बाद उसने एक अजीब सी आवाज़ लगाई, जैसे कि वो खुशी का इजहार कर रहा हो या फिर वो किसी को बुला रहा हो। ये सब देखकर वो दोनों चौकन्ने हो गए और डर भी गए। पीटर ने कहा, हम अब आगे नहीं बढ़ेंगे। ये कोई बहुत ही भयानक इंसान लगता है या फिर कोई शैतान है। इस पर रंजीत भी कहने लगा, हाँ मुझे सही लगता है, हम लोग यहीं से बाहर जाएंगे और बाहर जा कर के अपनी नाव में बैठकर
हम लोग पानी में बहते हुए किसी दूसरे टापू पर जाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ से निकलना होगा, मगर अभी रुक कर। हमें ऐसी कोई सी भी गलती नहीं करनी होगी जिसकी वजह से इसका ध्यान हम पर जाए। वैसे भी इस जंगल में अजीब सी एक खामोशी है। एक भी पत्ता हिलता है तो तेज आवाज़ आती है। यहीं पे चुपचाप बैठे रहना, कोई गलती मत करना। ये कहकर वो लोग खामोशी से पेड़ के पीछे खड़े सब कुछ देखते रहे। कुछ देर के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पर झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सा हेवड़ा और सामने आया। वो किसी औरत की आकृति लग रही थी। वो दोनों अजीब सी भाषा में एक दूसरे से बातें करने लगे और फिर वहाँ से झाड़ियों में कहीं गुम हो गए। अब ये देखकर दोनों की सांसें अटक गई थी। थोड़ी देर वहाँ खड़े रहने के बाद पीटर ने रंजीत से कहा, यार यहाँ से निकलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। रंजीत ने कहा, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम बढ़ाना। वो लोग वहाँ से दबे पांव पीछे की ओर जाने लगे। वो अभी कुछ ही दूर पर पहुँचे थे कि उन लोगों को ये महसूस हुआ कि कोई उनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है। दोनों ठिठक कर रुक गए। चारों ओर अपनी नज़रें दौड़ाई, वहाँ कोई नहीं था। फिर वो लोग आहिस्ता से आगे बढ़ने लगे। वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि उनके कदमों की आहट जंगल में ना गूंजे, मगर ऐसा हो नहीं सकता था। जंगल में एक ऐसी खामोशी थी जो एक पत्ता हिलने पर भी तेज शोर करती थी। किसी तरह वो लोग आगे बढ़ रहे थे कि उन लोगों ने फिर महसूस किया किसी ने कदम से कदम मिलाए हैं। वो लोग फिर रुककर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। रंजीत ने कहा, यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, जल्दी आगे बढ़ो। वो लोग आगे बढ़ते रहे और फिर रंजीत ने महसूस किया कि कोई दौड़कर उनके बगल से गुजरा है। ये बात रंजीत की रूह कपा देने के लिए काफ़ी थी। उसने पीटर से कहा, मैंने एक अजीब सी चीज़ महसूस की है, कोई करीब से गया है। इस पर पीटर ने भी कहा, इसको मैंने भी महसूस किया है, यानी कि कोई है जो हम लोगों का पीछा कर रहा है। यार कहीं ये वही तो नहीं। रंजीत ने कहा, ऐसा मत कहो। ये कहकर रंजीत ने पीटर का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ने लगा। वो दोनों अभी कुछ ही दूरी पर बढ़े ही थे कि तभी उन्होंने देखा कि उनके सामने लगे एक बड़े और मोटे से दरख्त के पीछे से एक हेवला निकलकर उनके सामने खड़ा हो गया। ये देखकर दोनों की हालत खराब हो गई। दोनों डर के मारे किसी पत्थर की तरह अपनी जगह पर कुछ देर खड़े रहे और वो हेवला एक एक कदम आगे बढ़ाने लगा। उसे इस तरह से आगे बढ़ता देख दोनों लोग अपने कदम पीछे करने लगे और फिर रंजीत ने पीटर से भागने को कहा। दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागे। वो हेवला भी उनके पीछे लपक लिया और कुछ ही पल में उसने दोनों की गर्दनें अपने हाथों में जकड़ ली। ये देखकर वो दोनों और ज़्यादा घबरा गए। उस हेवले ने उन दोनों को उस जंगल में ऊपर की ओर उछाल दिया। दोनों किसी पेड़ की डाल से टकराकर धड़ाधड़ नीचे गिर गए। इससे पहले कि वो संभलते, वो हेवला दौड़कर आया। उसने पीटर की टांग पकड़ी और उसे गोल गोल घुमाने लगा और फिर उसके एक पेड़ से टकरा दिया, जिससे उसके माथे से खून निकलने लगा। फिर उसके हाथ को पकड़कर इस तरह से मोड़ा कि उसके हाथ की हड्डियां टूट गईं। फिर उसने उसे पेड़ों से टकराना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने उसे दोबारा से ऊंचे उछाल दिया। जब किसी पेड़ की डाल से टकराने के बाद पीटर दोबारा ज़मीन पर गिरा तो वो और भी ज़्यादा लहूलुहान हो चुका था, बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुका था। इतना करने के बाद वो हेवला रंजीत की ओर बढ़ा। रंजीत वहाँ से भागने लगा तो उस हेवले ने लपक कर रंजीत की टांग पकड़ दी, मगर रंजीत ने एक होशियारी का काम किया। उसने अपने हाथों में वहाँ की मिट्टी उठा ली और झपट कर उस हेवले की आंखों में झोंक दी। जब उसकी आंखों में मिट्टी गई तो वो पागल सा हो गया। उसे कुछ देर के लिए वहाँ दिखाई पड़ना बंद हो गया। मिट्टी होने के कारण वो ठीक से देख नहीं पा रहा था और इसी कश्मकश में उसने रंजीत की टांग छोड़ दी। ये मौका देखकर रंजीत वहाँ से बिना देर किए भाग निकला। उसने पीटर को उठाया और झाड़ियों में छुपता हुआ
वहाँ से निकल गया। हेवला उसे देख नहीं पा रहा था। वो अपनी आँख में गई हुई मिट्टी से परेशान था। वो चीखने लगा। उस जंगल में उसकी चीख काफ़ी दूर तक फैल गई। उसे नॉर्मल होने में थोड़ा समय लगा, मगर जब तक वो नॉर्मल हुआ तब तक रंजीत और पीटर उसकी पहुंच से थोड़ी दूर निकल चुके थे। वो लोग लगातार भाग रहे थे, मगर खून बहने के कारण पीटर ज़्यादा दूर तक भाग ना सका। वो चक्कर खाकर धड़ से ज़मीन पर गिर गया। रंजीत उससे कहने लगा, पीटर तुम ठीक तो हो ना, उठो। इस पर पीटर कहने लगा, मैं अब आगे नहीं भाग सकता। रंजीत तुम जाओ और मुझे यहीं छोड़ दो, मैं मर जाना ही पसंद करूँगा। इस पर रंजीत कहने लगा, पागलों जैसी बातें मत करो, हम लोग ज़रूर यहाँ से निकलेंगे, थोड़ी हिम्मत रखो, चलो यहाँ से। पीटर कहने लगा, मुझ में भागने की हिम्मत नहीं है, मैं नहीं भाग सकता। उसकी बात सुनकर रंजीत ने पीटर को अपने कंधे पर लाद लिया और वहाँ से भागने लगा। वो पूरी जान लगाकर वहाँ से भाग रहा था। उसे डर था कि वो हेवला उसके पीछे दोबारा ना आ जाए। वो किसी सुरक्षित स्थान की तलाश में इधर उधर दौड़ रहा था, लेकिन तभी उसने अपने सामने पहाड़ियों में बनी हुई एक गार को देखा, जिसमें से मध्यम सी रोशनी आ रही थी। उसे लगा कि उस गार में ज़रूर कोई ना कोई होगा। वो तुरंत दौड़कर उस गार के पास गया। थोड़ा सा आहिस्ता से उसने अंदर की सरगोशियाँ सुनने की कोशिश की। अंदर कोई नहीं था, बस मध्यम सी रोशनी आ रही थी। किसी की भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। पीटर और रंजीत दोनों उस गार के अंदर दाखिल हुए। रंजीत पीटर को अपने कंधे पर लादे हुए उस गार के अंदर चला गया। उसने पीटर को ज़मीन पर लिटाया। पीटर की हालत बहुत ख़राब थी। उसने पानी की मांग की तो रंजीत इधर उधर पानी की तलाश में देखने लगा। उसे वहाँ पर एक हौज मिली जिसमें ढेर सारा पानी भरा था। वो पीटर को उसी हौज के पास ले गया। उसने अपने हाथों में पानी लेकर पीटर को पिलाया। एक घूंट पानी पीने के बाद पीटर की सांस अटक गई। वो बेदम हो गया। ये देखकर रंजीत घबरा गया। उसने उसी पानी का छींटा पीटर के मुंह पर मारा, मगर पीटर को होश ना आया। वो बार बार आवाज़ लगाकर पीटर को जगाने की कोशिश करने लगा, मगर पीटर बेजान सा उसकी गोद में पड़ा रहा। ये देखकर रंजीत समझ गया था कि पीटर मर चुका है। उसने तसल्ली के लिए उसकी नब्ज़ चेक की। उसकी धड़कन एकदम बंद हो चुकी थी। आंखों से ज़िंदगी की चमक भी काफ़ी दूर जा चुकी थी। ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। वो वहीं बैठकर रोने लगा। अब वो बिल्कुल अकेला हो गया था। काफ़ी देर रोते रहने के बाद उसने खुद को शांत किया। सोचने लगा, ये वक्त परेशान होने का नहीं है, मुझे यहाँ से भागना होगा, किसी भी तरह से इस गार से और इस टापू से बाहर निकलना होगा। ये सोचकर वो वहाँ से भागने लगा। वो जैसे ही बाहर निकला, उसने देखा कि वही हेवला उस गार के अंदर की ओर आ रहा था। ये देखकर रंजीत घबरा गया। वो दौड़कर अपने दोस्त पीटर के पास गया। उसने उसकी लाश को उठाया और उसी गार के अंदर पड़े हुए बड़े छोटे पत्थरों के पीछे छुपा दिया और उसके ऊपर से वहाँ की घास और सूखी पत्तियाँ भी डाल दी। वो खुद किसी बड़े से पत्थर के पीछे जाकर छुप गया और वहाँ से सब कुछ देखने लगा। उसने देखा कि वही हेवला जो थोड़ी देर पहले उन दोनों को जान से मारने पर आतुर था, वो वहाँ अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ एक औरत भी थी। वो दोनों अजीब सी भाषा में बात करते हुए वहाँ पे अंदर दाखिल हुए। वहाँ आकर वो चबूतरे नुमा एक बिस्तर पर बैठ गए। वहाँ बैठकर वो घंटों एक दूसरे से बातें करते रहे। वो क्या बोल रहे थे, रंजीत को ये सब कुछ नहीं समझ आ रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि वो वहाँ से बाहर जल्दी से कैसे निकले। इसी दौरान उसने उस गुफ़ा का जायज़ा लिया। ये एक पुरस्कार गुफ़ा थी। एक अजीब सी कशिश थी इसमें ना जाने कहाँ से रोशनी आ रही थी। ना कोई मशाल थी, ना कोई दिया।
फिर भी ये रोशन थी। और वहाँ की दीवारें भी कुछ अजीब ही थी, खासकर वो दीवार जहाँ पर हौज बनी हुई थी। वो नमीदार दीवार थी जिसमें से कोई गीला और हरे रंग का पदार्थ उस हौज के पानी में गिर रहा था। ये सब देखने के बाद रंजीत ने अपनी निगाहें फिर उन दो शख्सों पर डाल दी। वो दोनों अजीब सी भाषा में बात करते हुए वहाँ पर अपने अपने बिस्तरों पर लेट गए और फिर दोनों ने एक दूसरे से बातें करनी बंद कर दी। वो दोनों वहीं पर सो गए थे। अब रंजीत ने वहाँ से भागना ठीक समझा। वो दबे पांव उठा और वहाँ से भागने के लिए आगे बढ़ा। फिर वो सोचने लगा कि कहीं ये मुझे दोबारा से ना देख लें, मेरी जान के पीछे ना पड़ जाएं, क्योंकि बाहर भागने के लिए रंजीत को वहीं से होकर गुजरना पड़ता जहाँ से वो दोनों लोग लेटे हुए थे। रंजीत यही सब सोच रहा था कि वो वहाँ से भागे कैसे। उसने फैसला किया कि वो उन दोनों को उसी सोती हुई हालत में मार देगा। उसने अपने अंदर थोड़ी हिम्मत बटोरी। ये आसान काम नहीं था, लेकिन इसके सिवा उसके पास कोई चारा भी ना था। उसने बड़ा सा पत्थर उठाया और बड़े दबे पांव वो उन दोनों के करीब पहुंच गया। सबसे पहले उसने उस इंसान के मुंह पर वो पत्थर दे मारा जो नोच नोच कर बड़े जानवरों को खाता था। जब उसने एक के बाद एक उस इंसान के सिर पे पत्थर पटके तो ये सुनकर पास में सो रही औरत भी जग गई। रंजीत ने बड़ी फुर्ती से उस औरत के सिर पर भी पत्थर दे मारा और इस तरह से उसने दोनों के सिरों को कुचल डाला। दोनों कुछ देर तक तड़पते रहे और देखते ही देखते उनके शरीर बेजान हो गए। ये देखकर रंजीत ने पत्थर छोड़ा और वहाँ से भागने के लिए बाहर की ओर आने लगा, मगर वो ये देखकर हैरान हो गया कि गार के मुहाने पर एक बड़ा सा पत्थर वहाँ पर लगा हुआ था। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। उसे उस पत्थर को बाहर निकलने के लिए हटाना पड़ता। ये पत्थर इतना बड़ा था कि उससे अकेले से नहीं हटाया जा सकता था। वो वहाँ पर पहुंचकर पत्थर को हटाने की कोशिश तो करने लगा, मगर वो उसे हिला भी ना पाया। सारी तरकीबें लगा डाली, मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। अब वो काफ़ी परेशान था। अंदर आते समय वहाँ पर ये पत्थर नहीं था, मगर अब उस मुहाने पर ये पत्थर लगा था। उसने सोचा कि ज़रूर अंदर आते वक्त इन्हीं दोनों वहशियों ने इस बड़े से पत्थर को यहाँ पर लगाया होगा, मगर सवाल ये था कि अब वो उस पत्थर को हटाए कैसे। इन्हीं सोचों में डूबा हुआ वो गार के अंदर आकर दोबारा बैठ गया। सोचने लगा कि अब वो करेगा क्या। यही सोचते हुए उसने एक और हैरत भरी चीज़ वहाँ पर देखी। जिन दो वहशियों का उसने अभी कत्ल किया था, उन दोनों के जिस्म किसी 90 साल के बुढ़े बुढ़ी की तरह हो गए थे। काफ़ी हैरत ज़दा हो गया था रंजीत। उसने ये भी देखा कि उनके जिस्म हरे पड़ रहे थे। ये सब देखकर उसका सिर चकरा रहा था। उसने एक बार फिर कोशिश की पत्थर हटाने की, मगर उससे कुछ ना हुआ। थक हार कर वो आके गार के पास बैठ गया। वहाँ के हौज से उसने अपनी प्यास बुझाई और फिर वहाँ बैठकर सोचने लगा कि आखिर वो अब करेगा क्या। वो भी यही सोच रहा था कि उसके कानों में एक सरगोशी सुनाई दी। वो चौंक कर खड़ा हो गया। ये सरगोशी उस ओर से थी जिस ओर उसने अपने दोस्त पीटर की लाश छुपाई थी। उसने उसकी ओर देखा। ये देखकर वो हैरान था कि लाश जो अभी सीधी लेटाई गई थी वो करवट ले चुकी थी। वो काफ़ी परेशान हो गया। अपने दिमाग को समझाने की कोशिश करने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है कि इस परेशानी के आलम में उससे कोई भूल हुई हो। वो थोड़ा सा पागल सा होने लगा था, मगर अपने दिमाग को उसने किसी तरह से समझाया। सोचने लगा कि मुझे ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। वो अभी ये सोच ही रहा था कि तभी फिर से उसे सरगोशी सुनाई दी। उसने फिर अपने दोस्त पीटर की लाश की ओर देखा।
उस लाश के पैर मुड़े हुए थे। ये देखकर वो थरथरा के कांपने लगा। उसने ध्यान से देखा तो पीटर की उंगलियां हिल रही थी। अब ये सब देखकर रंजीत खौफजदा हो गया। पीटर की लाश अब लगातार इस तरह से अंगड़ाइयां ले रही थी कि जैसे सोता हुआ आदमी अपने बिस्तर पर अंगड़ाइयां लेता है। ये सब देखकर वो घबरा गया था। वो तुरंत वहाँ से एक बड़े से पत्थर के पीछे जाके छुप गया। वहाँ से वो पीटर की लाश को देखने लगा। पीटर की लाश अब धीरे धीरे उठकर अपनी जगह पर बैठ गई थी। दोस्तों, ये कहानी जारी है। कहानी का अगला भाग मैं जल्द आपके पास लेकर आऊँगा। कहानी आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय से आगाह जरूर करें। मिलता हूँ अगली बार कहानी के अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।